देश बोलेगा में आज बात उत्तर प्रदेश। सरकारी लफ्जों में बयां करूं या फिर एक जिम्मेदार टेलीविजन पत्रकार के लहजे में बयां करूं, लेकिन जिम्मेदारी इस बात की है कि जो भी बयां करूं वो सच बयां करूं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तनाव है, कई लोग हताहत भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। तनाव एक शहर से दूसरे शहर फैला है। अफसोस यह है कि कैसे पता करें कि किसका किसका मन मैला है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा भी बोल सकता है, और इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को देखकर समझना मुश्किल है कि जो कुछ हो रहा है दरअसल वो सियासत है या फिर साजिश है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। अलग अलग शहरों का जिक्र कर लें, कमोवेश घटना एक सी ही है, एक ही तरीके का उन्माद है, एक ही तरीके का तनाव है, कहीं कुछ अलग नहीं है। लेकिन चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? कहीं पर मूर्ति पूजा को लेकर बवाल हो रहा है, तो कहीं गुलाल को लेकर बवाल हो जाता है, बवाल नहीं बल्कि हत्या तक हो जाती है। कहीं पर पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। अब ये छोटी छोटी सी घटनाएं हैं। सवाल यह है कि लगातार ये घटनाएं होती क्यों हैं और आखिरकार कब थमेगा ये बवाल? कन्नौज फतेहपुर के बाद नफरत की आग पहुंची बांदा और कानपुर में। आखिर कौन फैला रहा है नफरत की आग? आखिर क्यों मचा है जगह जगह बवाल? साजिश या सियासत? यूपी में आखिर क्या हो रहा है? कहीं मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद, तो कहीं पर अबीर गुलाल को लेकर हत्या। सूबे में लगातार माहौल खराब हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन फैला रहा है नफरत की आग? त्योहारों के मौसम में आखिर कौन रच रहा है साजिश? कन्नौज, फतेहपुर, बांदा के बाद अब नफरत की आग कानपुर तक पहुंच चुकी है। कानपुर में धार्मिक पोस्टर फाड़ने को लेकर अचानक विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गए। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई? कल रात में ताजिया का जुलूस निकला होगा, किसी का बैनर लगा, दुर्गा माँ की फोटो जानबूझ के फाड़ी गई, उसके बाद करी गई, लातों से कुचला गया। विषय ये है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिली कि ताजिया का जुलूस फिर से निकाला जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है हिंदू शांति प्रिय तब भी था, हिंदू शांति प्रिय आज भी है। वो लोग, वो पक्ष जो है आकर के माफी मांगे, वो आकर के दुर्गा माँ के पैर छुए और उसके बाद उन लोग उनका जुलूस जाने देंगे। लेकिन दोबारा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, ऐसा जो है प्रशासन के साथ पुलिस को इस कारण लगाया गया था कि कल एक जो है पोस्टर किसी अज्ञात जो है वो लोगों ने गिरा दिया है पोस्टर, उस कारण से फोर्स लगाना पड़ा है। लोग जो है उपद्रव कर रहे थे, इस कारण फोर्स लगाना। अब स्थिति है, बातचीत चल रही है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा इलाके में देर रात पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हुआ। रात में किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया, लेकिन सुबह फिर से सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर आकर हंगामा करने लगी। भीड़ में मौजूद लोग होर्डिंग फाड़ने वालों से माफी मंगवाने पर अड़े रहे। हंगामे को देखते हुए कई थानों के फोर्स और अधिकारी मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। इन घटनाओं के बाद सियासत भी जारी है। नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। कहीं नेताजी इन इलाकों में दौरा भी शुरू कर दिए हैं, तो जिला प्रशासन की भी इन नेताओं पर नजर है। मेरी तरफ से कोई कठिनाई पैदा करने की मंशा नहीं है जी। एक बार जिलाधिकारी अगर बात भी नहीं करेगा तो इसका मतलब जबरा मारे रोने न दे। और जितनी फोर्स आज लगा रखी है, इतनी फोर्स अगर ईमानदारी से लगाई होती तो उस दिन शांतिपूर्वक निपट गया होता। किसी भी प्रशासन के लिए नियमित जुलूस और धार्मिक आयोजन, चाहे किसी धर्म, पंथ, पूजा पद्धति को हो जाना बहुत जरूरी होता है। इन्होंने वो नहीं किया। अपने नाकारापन और निकम्मेपन को छिपाने के लिए ये मुझको यहाँ रोक रहे हैं। जिम्मेदारी प्रशासन की बनती थी, जहाँ संवेदनशील इलाका हो तो पहले से वहाँ मुस्तैदी से रहना चाहिए। धाता में भी यही संभावना। अभी मेरे पास फोन आया कि सनपुर में जहाँ से ताजिए निकलते थे वहाँ से निकाल करके नई रास्ते से निकाला है। जब मूर्तियों के लिए नया रास्ता नहीं हो सकता तो ताजियों के लिए नया रास्ता नहीं होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार की तुच्छ नीति प्रदेश को दंगों की आग में झोंक रही है। आश्चर्य होता है कि हिंदू अपना कोई पर्व और त्योहार नहीं मना सकता। गणेश पूजन के समय गोंडा में इसलिए मूर्ति पर हमला हुआ और दर्जनों दुकानें हिंदू व्यापारियों की इसलिए जला दी गई क्योंकि वह एक मस्जिद के सामने से मूर्ति लेकर के जा रहे थे। मार्ग से जा रहे थे। मस्जिद जो है उसी मार्ग पर मस्जिद भी पड़ती थी। यह आश्चर्यजनक है। यूपी में लगातार नफरत की आग फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सरकार के लिए अब ये घटनाएं चुनौती बन गई है। अगर सूबे की सरकार समय रहते उपद्रवियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करती तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। तो सवाल यह है कि एक शहर से दूसरे शहर घटनाएं लगभग एक सी हैं। उनकी एक तरीके से हम कहें कि पुनरावृत्ति सी हो रही है अलग अलग शहरों का अगर हम जिक्र कर लें। और जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद में प्रशासन एक्टिव होता है, निश्चित तौर पर एक्टिव होता है। लेकिन ये चीजें पहले क्यों नहीं हम देख पाते हैं? सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि लगभग 15 दिन पहले, लगभग 14 या 15 अक्टूबर की ये घटना है, जबकि हमारे पास में ये मैसेज आता है, ये कह सकते हैं खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये चेतावनी दी जाती है कि आप जो है मुस्तैद हो जाइए, आप सचेत हो जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी चीजें नहीं संभल रही और हम देख रहे हैं कि ये बवाल लगातार हो रहे हैं और इस वक्त भी खबरें आ रही कहीं ना कहीं तनाव हैं। हम औपचारिक रूप से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक सवाल। हमारे साथ में आशुतोष पांडे जी मौजूद हैं, आईजी हैं कानपुर जोन के। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर यहां पर शामिल होने के लिए। एक सवाल, चूंकि आप पूरा कानपुर जोन देख रहे हैं और कमोवेश अगर कानपुर की बात कर लें या फिर हम कन्नौज की बात कर लें, यहां पर जो तनाव की घटनाएं दिखी, मूल में क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? प्रशासन का ढीलापन शुरुआत में, बाद में आप एक्टिव हुए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में कहीं ढीलापन नजर आता है या जो निचले लेवल के जो कर्मचारी हैं वो उनकी संवेदनशीलता को, उनकी गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, आप देखें तो जो भी घटनाएं हुई, चूंकि बहुत सारे ताजिए और बहुत सारे जुलूस निकल रहे थे तो पुलिस का बंदोबस्त बहुत अच्छा था। इसीलिए काफी शांतिपूर्ण तरीके से पैकी का जुलूस निकला, सारे जुलूस निकले। और लेकिन जो फाड़ने वाला विवाद था, इसमें इस बात को लेकर के तुरंत उसमें अभियोग मुकदमा पंजीकृत करवाना चाहिए था कि ये अगर फटा है तो एक अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। चूंकि इसमें नुकसान हुआ है जिसका भी होर्डिंग रहा होगा, तो उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया था उस समय। तो बाद में पब्लिक आ गई थी सड़कों पर, तो उनको समझाया गया था और जो उनके सवाल थे वो सभी सवाल के जवाब दिया गया था। और जो राजीनामा थे दोनों पक्षों को बैठा करके फिर राजीनामा भी करा दिया गया और दोनों पक्षों में शांति बहाल हो गई। दोनों अपने अपने जगहों पर लोग चले गए। लेकिन ये चीज और पहले हो जानी चाहिए थी। जो हम लोगों ने जा करके मौके पर जा करके इस चीज को हमने खुद कराया और फिलहाल वहां शांति है। जी, मैंने कहा ना, पहले से ही हमने वो बात कही आपसे कि जो चीजों को शुरुआत में कर देना चाहिए वो चीजें नहीं हो पाती हैं प्रशासन की तरफ से, इसलिए ये बवाल और बड़े हैं। अगर हम आपको कई घटनाओं का जिक्र कर दें आशुतोष जी, हम चाहेंगे कि हमारे जो तकनीकी सहायक हैं वो उन दृश्यों को जरूर दिखाएं। जो दर्शन प्रभा वाला मामला हुआ, हमने ये देखा है कि पुलिस, अब वो पुलिस भी नहीं रही। पहले हम देखते थे एक जमाने में पुलिस के लोग साथ में चलते थे और जुलूस निकलते थे, बड़े आराम से वो जुलूस निकलते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसी तैनाती कर दी जाती है कि आप उधर अंदर बंद, आप उधर बंद, अंदर बंद। ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो इस तरीके से कि आपको निकलने नहीं दिया जाता है। और पहले यही जुलूस निकलते भी थे। आप जुलूस के 1 घंटे निकलने से पहले ट्रैफिक को खाली करवाते आगे आगे जाते थे और उसके बाद में आराम से जुलूस निकल जाता था। दोनों तरफ आपके कर्मचारी होते थे, पुलिस कर्मचारी, और वो आराम से निकाल देते थे। लेकिन आज के वक्त में हम क्या देख रहे हैं कि आप पूरा ट्रैफिक ही ब्लॉक कर देते हो। सोचते हो कि चलो भाई इधर से कोई निकलेगा नहीं तो बवाल ही खत्म। और वो आक्रोश कहीं ना कहीं अंदर पनपता है। किसी एक धर्म के कार्यक्रम के लिए आपने चारों तरफ से बंद कर दिया, अब भाई उस कार्यक्रम में लोग कैसे जाएं? तो ये सवाल उठता है। तो वो आक्रोश कहीं पनपता है और आप सोचते हो वो शांति है, खामोशी है, और वहीं पर हल्की सी चिंगारी जो आती है और वहां पर कोई ना कोई बवाल पैदा हो जाता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आशुतोष जी? आप नहीं, ये बात जो है, इसमें ये बात कही जा सकती है कि जो आजकल के जो युवा वर्ग है, खास करके जो आप देख रहे हैं, जो भी आपके पास फुटेज होगा उसमें देख रहे होंगे कि 15 से लेकर 25 साल तक के युवा जो हैं वो युवा इसमें आ रहे हैं सामने। और उन युवाओं को कोई मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उन युवाओं को इस जो
जो प्रोसेशन है इसके बारे में बताया जाना चाहिए। जो मीटिंग्स होती हैं हमारे थानों में त्योहारों के पहले, ये युवा नहीं आते हैं, उनमें आएंगे 50 साल 55 साल 60 साल वाले पुराने जो पिछले 25 साल से थानों पर चले आ रहे हैं। तो ये थाना स्तर पर कमी है कि उन लोगों की मीटिंग होनी चाहिए, उन लोगों पर नजर होना चाहिए जो नए युवा वर्ग है, जो 15 से लेकर 25 28 30 तक वाले हैं, जो कि हमने क्या योजना बनाई है, हमने क्या निर्णय लिया है और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, ये वहां तक डाउन द लाइन नहीं जा पाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों के साथ मीटिंग हो। इनमें से जो एसपीओज हम बनाते हैं, जो इनकी मीटिंग्स हो, तो इन लोगों को जरूर उसमें बुलाया जाना चाहिए। तभी जो शासन प्रशासन पुलिस की जो मंशा है वो डाउन द लाइन उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग इन सभी जो बवाल होते हैं इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये उससे भिज्ञ नहीं हो पाते हैं और इनको पता भी नहीं होता है कि कहाँ रेस्ट्रिक्शन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये चीज बहुत आवश्यक है। तो हम लोग अब जो करेंगे तो इन युवा वर्ग को चिन्हित करेंगे कि कौन ऐसे हैं, बहुत सारे फुटेज से, पेपर कटिंग से, और इन लोगों को हम मीटिंग करके और इन लोगों को भी हम बताएंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ताकि हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, घटना फतेहपुर की भी हुई थी और फतेहपुर में जब हमारी कल बात हुई हमारे संवाददाता से और वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी बात हुई, जो खबर मिली उसके मुताबिक ये था कि सिर्फ 2 होमगार्ड के सहारे पूरा का पूरा जुलूस निकल रहा था, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया और वो विजुअल में भी सामने आया। कन्नौज की अगर घटना ले ली, चूंकि ये आपके ही क्षेत्र में आ रहा है, कन्नौज की घटना को लेकर एक मामूली सा विवाद था और वहां पे हमने देखा कि क्रेडिबिलिटी कहे तो वहां पे कोतवाल साहब की भी पिटाई हो गई जबरदस्त तरीके से। कैसे हिम्मत पड़ जाती है? मुझे लगता है कि आप एक अगर सक्षम पुलिस अधिकारी हैं तो अगर आप बिल्कुल ठीक है और अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं तो निश्चित मानिए कि मेरे दिल में आपके प्रति असीम सम्मान होगा, प्यार का भाव होगा और हमें यह लगेगा कि यह व्यक्ति हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। लेकिन कैसे किसी अधिकारी के ऊपर हाथ उठ जाता है, यह समझ से बाहर की बात है। इसके मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी के आचरण में कोई दोष है, उनके अपने व्यवहार में कहीं कहीं कोई ना कोई त्रुटि है, या फिर वो अन्य सामान्य दिनों में उनका जो आचरण रहता होगा वो निश्चित तौर पर उस तरीके का नहीं रहता होगा, लोग उनको सम्मान दें। क्या आपको लगता है ऐसा? ये सामान्य सवाल है आपको लेकर। नहीं, ये जो कन्नौज वाली जो घटना बता रहे हैं, उस समय जो लास्ट में सारा जुलूस चला गया था, उस समय जो गुलाल फेंक रहे थे तो वहां साइड में खड़े किसी व्यक्ति को लगा और ये छोटी सी बात पर उन लोगों ने इतना तूल दे दिया उसको जाकर के कि उसके परिवार के और लोग छतों पर गए, फिर वहां से फायरिंग शुरू कर दिए। वहां पर जहां से फायरिंग शुरू हुई है वो वहां के 2 व्यक्ति ऑलरेडी मर्डर में जेल गए थे और अभी छूट कर आए थे। तो पुलिस को इस पर नजर रखनी चाहिए थी और वहां पर पहले से व्यवस्था रहनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने वहां एक घर पर तो रखी थी, बाकी दूसरे घर से ये हुई है, तो वहां पर ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था रहनी चाहिए थी। क्योंकि 2 हत्या के जुर्म में जो लोग छूट करके आए उनके ऊपर उनके आचरण कैसा चल रहा है, व्यवहार कैसा है, उस पर रहना चाहिए था, बाउंड डाउन कराना चाहिए था और उनको पुलिस कस्टडी में पहले से रखना चाहिए था। इतनी जिम्मेदारी और इतनी हड़क होनी चाहिए थी कि ये हिम्मत नहीं कर पाते इस तरह की हरकत करने का। लेकिन उसके बाद जो पुलिस का रिएक्शन था वो इतना अच्छा था कि ये मुलजिम के यहाँ दबिश पड़ी और मुलजिम पकड़े गए और फिलहाल जेल में, और एनएसए गैंगस्टर में हम लोग इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो पुलिस की कार्रवाई उसके बाद की बहुत अच्छी रही कि हम लोगों ने कंटेन किया जो भी वहां की, उसके बाद जो फॉलोआउट होता, और अभी पूरी तरह से वहां शांति है और पूरे कंट्रोल में है। चलिए, ये शुरुआती तौर पर जो जानकारी हमने आपसे ली कानपुर की और कन्नौज की और फतेहपुर का भी हमने जिक्र किया और अब चर्चा की औपचारिक शुरुआत हम कर सकते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के महेश चंद्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। राहुल रस्तोगी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। महेश चंद्र जी, चूंकि हमारे साथ में आशुतोष पांडे जी बैठे हुए हैं और वो लगातार उन्होंने बताया कि कहां पर ग्राउंड रियलिटीज में कहां पर दिक्कतें हुई हैं, उन्होंने इस बात को माना भी है कि जिस गंभीरता के साथ में चीजों को लेना चाहिए कहीं ना कहीं थाने स्तर पर वो थोड़ी सी कमी पाएगी, जिसके चलते वो थोड़ी सी कमी, एक छोटी सी चिंगारी जो है शोला बन के भड़क उठी और इस तरह का तनाव देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव पुलिसिया फंक्शन में आया है? पहले भी जुलूस निकलते थे, पहले भी प्रोसेशन चलते थे और हमने उसका जिक्र भी किया है कि अधिकारी साथ में होते थे और कोई ट्रैफिक का जाम नहीं लगता था, बस सिर्फ 1 घंटे पहले पुलिस के कर्मचारी निकलते थे और वो लगातार रास्तों को साफ करवाते जाते थे और पूरा का पूरा प्रोसेशन शांतिपूर्ण ढंग से निकलता था। एक तरफ तो अब चारों तरफ से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है जुलूस के नाम पर, यानी कि पूरी पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, लोगों का वो गुस्सा। फिर अगर 2 धर्मों का यहां पर जिक्र किया जाए तो एक धर्म को लेकर आप पूरा ट्रैफिक बांध देते हैं और दूसरे के लिए पूरा खोल देते हैं, दूसरा गुस्सा। और तीसरी तरफ से जैसा खुद आशुतोष जी ने बताया कि जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जो लोग अभी मर्डर से छूट के आए हुए हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं, जो कुछ भी है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं निगाह रखने में कोई ना कोई कोताही बरती जाती है। ये 3 चीजें सामने समझ में आई हैं।
आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम पूरे के पूरे जो माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है? महेश चंद जी। एक सबसे पहली बात तो यह है कि जन आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और आबादी बहुत बढ़ रही है, और उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के पास वो न तो प्रशासन की शक्ति बढ़ रही, न संख्या बढ़ रही है। दूसरा ये कि इकबाल कम हो रहा है पुलिस का, क्योंकि पहले जो आप कह रहे हैं कि वो तो एक सिपाही गांव में चला जाता तो शांति हो जाती थी, एक सिपाही को देख के शांति हो जाती थी, अब उसकी पिटाई हो जाती है। तो इकबाल कम होने का कारण कुछ तो पुलिस स्वयं जिम्मेदार है और कुछ शासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि शासन जब बहुत से मनबड़ व्यक्तियों को और जो कि असामाजिक तत्व होते हैं उनको बढ़ावा दे देता है, तो ऐसे घटनाएं हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कई बार देखा होगा कि कोई मंत्री किसी सब इंस्पेक्टर को गाली दे रहा है, आप लोगों ने टीवी पर दिखाया था। कोई मंत्री कह रहा है कि एसडीएम को मैं उठा पटक कर सकता हूँ, मैं उठा सकता हूँ। तो ऐसे में इकबाल जो है वो प्रशासन का धीरे धीरे कम होता है और शासन इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार होता है। वर्तमान में जो घटनाएं हैं उसमें भी एक तरफ तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन है, इतनी मेजॉरिटी से जीती है, उसमें भी कुछ मनबढ़ व्यक्ति हैं जो कुछ कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं या अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में शासन जो है वो ऐसा समझा जाता है कि दूसरे पक्ष का है। माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। महेश जी, ये जो आपने बात कही है, मैं इस बात से आपके इत्तेफाक इसलिए नहीं रह सकता हूं। प्रशासन प्रशासन है, सरकार सरकार है, और दलों की बात या राजनीति की बात हम यहां कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हैं कल वो चले जाएंगे। आपकी छवि बतौर अधिकारी हमेशा से ही एक तरीके से एक सम्मान की काबिल रहेगी अगर आप अच्छा काम करते हैं, और अगर आप अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं है तो आपकी छवि खराब होगी। नेताओं का आज आना है, कल फिर जाना होगा, कल फिर दूसरे आएंगे, परसों फिर दूसरे आएंगे, तो नेताओं की तो बात हम यहां पे करने नहीं चाहते हैं। आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और जिम्मेदारी के आगे मुझे लगता है नहीं कोई चीज आपको रोकती हो। राहुल रस्तोगी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। राहुल जी, आपको क्या लगता है कि दरअसल ये पूरा उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, आपको ये सियासत लगती है, साजिश लगती है, और क्या कहने वाले ये भी कहते हैं कि इसमें आपका भी फायदा है और जो सत्ता में बैठे हुए उनका भी फायदा है, दोनों का ही फायदा है? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपना अपना कुछ ना कुछ उसमें रोटी सेकना चाहती हैं, लेकिन इसमें मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से निकल करके दूसरे प्रदेश में अगर हम जाएं तो वहाँ भी अन्य बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते आए हैं। अभी जैसे पीछे महाराष्ट्र में गणपति का कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जगह जगह पे हुजूम जा रहा था लोगों का, और कहीं पे पुलिस के बस 4 सिपाही, 1 दरोगा, 4 सिपाही, इस तरीके से लोग थे प्रशासन की तरफ से, और बहुत ही कम जो है प्रशासन की तरफ से लोग थे, और पब्लिक की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, आराम से लोगों का जो है वो एक जो जिस कार्यक्रम के लिए जा रहे होते हैं, जिस त्यौहार को मना रहे होते हैं, उसको सुकून से मना लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जरा सा भी एक जागरण का भी कार्यक्रम हो, कोई किसी धार्मिक स्थल के बाहर और भी कोई कार्यक्रम हो, तो वहाँ पे घटना हो जाती है। एक अफवाह के कारण एक बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में। जी राहुल, इस बात को हम जरा आशुतोष जी से भी पूछना चाहेंगे। एक बड़ा सवाल है, ये बात सही है कि महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मुझे लगता है कि सभी प्रांतों के भी लोग रहते हैं, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाती है, और हर वर्ग के लोग भी रहते हैं, और सारे के सारे त्योहार मनाए जाते हैं। वहां पर ऐसे बवाल क्यों नहीं होते हैं? और अगर कहीं छुटपुट है तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं नजर में आती जिस तरह की यहां पर घटनाएं नजर में आती हैं। इस पर हम जवाब लेंगे आशुतोष जी आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद में भी हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में क्या हाल है, और बात हम करें उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो सियासत है या साजिश है, और अगर साजिश है तो साजिश करने वाले कामयाब क्यों हो जाते हैं, और अगर सियासत है तो ऐसे सियासत से तो बस खुदा बचाए, क्योंकि ये सियासत हमारा भला कभी नहीं कर सकती। लेकिन जो कुछ भी हो, हमें इसी समाज में रहना है और इस समाज को बेहतर करना है, और इसीलिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे इसी बात की चर्चा कि महाराष्ट्र में तमाम प्रोसेशन
4-5 पुलिसकर्मियों के साथ में निपट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बवाल क्यों हो जाता है? आशुतोष जी, क्यों हो जाता है उत्तर प्रदेश में बवाल? छोटी सी घटना, रंग पड़ गया, बवाल हो गया। अरे भाई, पोस्टर फट गया या फाड़ दिया गया, बवाल हो गया। न तो समझने की कोशिश, न समझाने की कोशिश, बवाल पहले हो गया और उसमें किसी निर्दोष की जान चली गई, वापस नहीं आ सकती। आशुतोष जी, नहीं, यहाँ पर जो बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा पुलिस का स्टाइल है, जो हम शांति समिति की बैठक करते हैं, जो बैठक करते हैं उसमें तो रहते हैं 45 साल, 50 साल, 55 साल वाले आदमी, और जो क्षेत्र में, जो प्रोसेशन में जो चल रहे हैं वो 15 से 25, 15 से 28 साल वाले लड़के चल रहे हैं। तो जो बातें हुई शांति समिति की बैठक में, वो वहां तक परकोलेट नहीं करती हैं। और दूसरी चीज, वो लड़के इन लोगों के, जो उनके अपने जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं, इनसे उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है और ये मानते भी नहीं है उनको, और न इनके कंट्रोल में रहते हैं। तो अगर ये कोई बात करके जाते भी हैं तो नीचे माना नहीं जाता है। तो जो बातें होती हैं, जो हमारा तरीका है, वो इनफ्रक्चुअस हो जाता है, उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो जब तक हम इन नए लड़कों को चिन्हित करके इनसे बात नहीं करेंगे, इनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि हमारी प्लानिंग क्या है और आपको क्या करना है, आपसे अपेक्षाएं क्या हैं, तब तक इसमें उतना सुधार होने की आवश्यकता, तब तक उतना सुधार इसमें हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज, सारे त्योहार इस बार एक ही साथ पड़ गए हैं, चुनाव भी साथ में है, तो सारी चीजें जो एक साथ हैं, उसके चलते भी जो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट होना चाहिए था, वो एफर्ट कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। और इतने सारे जुलूस और इतने सारे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो जिस तरीके से निकाला गया और जिस तरह से किया गया, ये बहुत काबिल तारीफ है कि पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था की और बहुत अच्छे से सब चीजें निकाली गई। नई युवा पीढ़ी पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी, जिन लोगों को हम नुमाइंदा समझते हैं, जिन लोगों को हम लीडर समझते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी बात नहीं मानती है, और जो हमने उनसे बात किया वो डाउन द लाइन कम्युनिकेट नहीं होता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है, महेश चंद्र द्विवेदी जी, सवाल आपसे है। ऐसा लगता है कि जो समाज के, जिसको कहते हैं कि समाज के अगुवाकार, जो शहरों में लोग होते हैं, जिनके अंदर संस्कार जो अपने छोटों को दें, उनकी कमी हो गई है, और एक समाज का और प्रशासन का कम्युनिकेशन गैप हो गया है। प्रशासन अगर सिर्फ जुलूस के दिनों में अगर उनको बुलाता है, तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन गैप पटता नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप फिल नहीं होता है। आप लगातार जो संवाद होते हैं, वो संवाद लगातार कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। ये अलग बात है कि थानों पर होती है मीटिंगें, लेकिन जैसा कि आशुतोष जी बता रहे हैं कि जहां पर प्रहार करना चाहिए किसी समस्या के समाधान के लिए, वो प्रहार वहां पर होता ही नहीं है। आपकी इसमें क्या राय है महेश चंद्र द्विवेदी जी? जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रशासन और समाज का संवाद तो बढ़ गया है। इसमें कोई, पहले बहुत कम हुआ करता था, अंग्रेजी ज़माने में और भी कम होता था। आज जगह दिन रात होता है और बहुत ज़्यादा होता है। परंतु असली बात यह है कि जो उच्छृंखल तत्व हैं, उनको कौन शह देता है, और जो उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं, उनको कौन प्रोटेक्शन देता है। आपने जो अच्छे पुलिस जन की बात कही, या अच्छे पुलिस ऑफिसर, उसकी रेपुटेशन की बात कही, उसकी रेपुटेशन तो तब बनती थी जब वो 1-2 साल एक जगह पर थानेदार रहता था। अब उसके जब रेपुटेशन बनने से पहले ही या तो वो स्थानांतरण हो जाता है, या फिर वो ऐसा चमचा टाइप का होता है, वही रुक पाता है, जो कि बहुत ही नेताओं की चमचागिरी करता है, वो तो रुक जाता है और अपना सही काम करना चाहता है, वो उससे पहले ही हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रेपुटेशन बनना या बहुत अच्छा प्रभाव पड़ना, ये संभव नहीं हो पाता। संवाद तो बहुत अधिक बढ़ गया है। संवाद तो इतना है कि वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं पुलिस जन, ये हालत है। लेकिन जब तक शासन में रखेंगे क्या, ये बात है, प्रशासन और साथ ही साथ जनता भी स्वयं, ये भी एक बड़ी बात है। जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुझे लगता है, जिस तरह वो तो हर थाने में लगातार भीड़ बनी रहती है। डे टू डे कम्युनिकेशन, वो तो व्यक्तिगत संवाद भी है और मीटिंग वाला संवाद भी बहुत ज्यादा है। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत मतलब कम संवाद होता था प्रशासन। लेकिन ये विरोधाभास है द्विवेदी जी, ये विरोधाभास है आपकी बातों में और परिस्थितियों में, विरोधाभास है। अगर ये इतने संवाद हो गया है, प्रशासन समाज के बहुत करीब हो गया है, तो समाज की दिक्कतों को प्रशासन समझे, वहां के अधिकारी समझे, और अधिकारियों की बात को समाज समझे, जो वहां के अगुवाकार हैं। अगर ऐसा सब कुछ बहुत बढ़िया है, फिर तो राम राज्य है, फिर दिक्कत कहां पर है? तो ये तो विरोधाभास है आपकी बात में।
संवाद अधिक है, लेकिन विरोधाभास नहीं भी है इसमें, क्योंकि संवाद होने मात्र से आवश्यक नहीं है कि हल निकल जाए। समस्या का हल निकालने के लिए और भी बहुत से तत्व चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं। मैंने तो ये समझा कि मशहूर बात चलती है कि बात करने से बात बनती है, तो मुझे लगता है कि बात करने से बात बन जाए, तो अब पता नहीं बात करने से भी अब बात नहीं बनती, लगता मुझे ये कहना पड़ेगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए कन्नौज से ही है, राकेश है हमारे साथ में। राकेश जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? राकेश जी, अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे कृपया करके, उसके बाद हमसे बात कहें आप। टेलीविजन की आवाज को आप बंद करें कृपया करके, और उसके बाद हमसे आप बात कहें। जी जी जी, हेलो जी, अपनी बात कहें, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कन्नौज में छोटी छोटी बातों को लेके जो घटनाएं हो रही हैं जी, मेरे हिसाब से प्रशासन का जो है दबाव नहीं हो रहा। बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल बहुत ढीला है। यहाँ का प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा हमारे हिसाब से। और आपस में जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये बंद नहीं होगी क्या? यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में आप देखिएगा, महाराष्ट्र में जो है इतने इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं, दुर्गा उत्सव होता है, गणेश विसर्जन होता है, वहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती। हमारे उत्तर प्रदेश में घटनाएं क्यों होती है सर? ये चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो अपनी बात की कि प्रशासन बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्या लगता है राहुल रस्तोगी जी आपको कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें विशुद्ध रूप से राजनीति भी है? कहीं ना कहीं राजनीति है, ग्राउंड रियलिटीज ये है कि राजनीति है इसमें? देखिए, प्रशासन की ओर से हम बात करें या राजनीति की ओर से बात करें, तो पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, या इस पर एक सवाल भी करना चाहूँगा कि जब भी त्योहारों का समय आता है, त्योहारों का वक्त आता है, तो उसके पहले प्रशासन और कुछ समाज के लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं। और जैसे कि आशुतोष जी ने बताया कि उसमें युवा नहीं पहुंचते, उसमें 40 साल से 50 साल और 60 साल के लोग पहुंचते हैं, और वो मैसेज आगे कन्वे नहीं करते हैं समाज में। युवाओं के बीच में मैसेज नहीं ले जा पाते अपना कि उन्हें करना क्या है कार्यक्रम के पहले, या कार्यक्रम जिस समय हो रहा हो या त्यौहार चल रहा हो। तो लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि युवा को उस तरीके से सपोर्ट मिलता प्रशासन द्वारा? एक युवा थाने पे जाता है तो उसको नीचे से ऊपर तक देखा जाता है, एक बुजुर्ग जाता है तो उसको मान लिया जाता है कि एक बुजुर्ग है। उससे बात करने का तरीका प्रशासन का और एक युवा से बात करने का बहुत फर्क है। ये आप थानों पे जाएंगे, ग्राउंड की रियलिटी यही है। अगर एक सड़क पे चलता हुआ युवा ये एक सिपाही से पूछता है कि मुझे फला जगह से फला जगह जाना है, तो उसके ऊपर एक सिपाही उसकी जेब देखेगा, उसकी कॉलर देखेगा, उसकी गले की चेन देखेगा, उसकी घड़ी देखेगा, उसको सही रास्ता नहीं बताएगा। पूछेगा तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है? तो क्या ये उचित है? यही दिल्ली आप जाके देख लीजिए। एक बार मैं दिल्ली गया बहुत पहले, तो एक स्टूडेंट जो है रोड क्रॉस कर रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, रोड नहीं क्रॉस कर पाया था। तो उसने एक सिपाही से कहा, रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे यहाँ से दूसरी तरफ जाना है। तो जो सिपाही था उसने उसको ले जाके एक साइड में जो अंडरपास होता है वहां तक का रास्ता बताया, वो आराम से उस रोड को उसने क्रॉस किया। तो नजरिया और नजरिए का फर्क आप बता रहे हैं कि मतलब पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके नजरिए का फर्क भी है कि वो युवा किस तरीके से बात करते हैं, और संवादहीनता की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है। दीक्षित हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए कानपुर से। सुभाष जी, स्वागत है आपका, आप क्या कहना चाहते हैं? वास्तविकता ये है कि आप किसी एक पक्ष का बहुत ज्यादा फेवर लेते हैं, उसमें जो आप देवी प्रतिमा का इधर से विसर्जन न करें या इसको संशोधित करके इसका स्थान बदल लें, इस प्रकार का जो है आप दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो है कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जी, क्या इस बात की सच्चाई की तह में हम जा सकते हैं आशुतोष पांडे जी? आप चूंकि अभी वर्तमान में जाहिर सी बात है आप जिम्मेदार अभी अधिकारी हैं, और क्या इसको आप उस तरीके से बयां कर सकते हैं जिस तरीके से हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं? हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम ये जरूर जानना चाहेंगे, दो धर्मों की बात अगर होती है तो क्या किसी एक धर्म को पहले टारगेट किया जाता है या दूसरे को नहीं किया जाता? एक की तरफ सॉफ्ट टारगेट रहता है, दूसरे की तरफ नहीं रहता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि समस्या की बुनियाद में कुछ चीजें हैं, और इनको देखना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में अगर तनाव है, और उत्तर प्रदेश के जो भी लोग इस वक्त हमारे साथ इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे जो तमाम दर्शक
इस वक्त जुड़े हुए हैं। जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी और आपकी आती है कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें, पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी यह आती है कि हम अपने तरफ से ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कहीं भी तनाव उससे फैले या किसी से कोई ऐसी बात ना कहे जिससे तनाव फैले। और जो खबरें अभी कुछ आ रही हैं उसके मुताबिक कहीं कुछ पत्थरबाजी, कानपुर में भी खबरें आ रही हैं उस तरीके की कि लोग बवाल कर रहे हैं, लेकिन उनसे निवेदन इस बात का है कि इस बवाल से किसी का नुकसान नहीं होता है, इस बवाल से हमारा और आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि हमें इन्हीं सड़कों पर निकलना है, हमें इन्हीं जगहों पर रहना है, और अगर आपस में खाई पैदा होती है तो कल हमें ही इस खाई में गिरना है। हमारे साथ आशुतोष पांडे जी मौजूद हैं, पुलिस महानिरीक्षक हैं कानपुर जोन के। आशुतोष, क्या कहना चाहेंगे? हमारे तमाम दर्शक इस वक्त मौजूद हैं और उनसे क्या आपकी रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये एक ऐसी बात होगी जिसको मुझे लगता है वो लोग बहुत गंभीरता से सुनेंगे। मेरा अपील यही है कि जिस तरह की बात थी होर्डिंग्स के फटने की, दोनों पक्षों में बात हो गई, राजीनामा हो गया, गले मिल गए, गिले शिकवे दूर हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई और हम लोगों ने जाकर खत्म करा दिया। अब उसके बाद पत्थरबाजी की बात, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप किसी तरह की पत्थरबाजी नहीं करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, और कहीं कोई बात हो तो 100 नंबर पर सूचना दें, लेकिन पत्थरबाजी नहीं करें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। क्योंकि पूरी 5 कंपनी हमारे पास पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ, पीएसी वगैरह तैनात है, पूरी फुली फोर्स तैनात है, और कहीं हम पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लिए हुए हैं। और आप जो है संयम रखें, धैर्य रखें, और पुलिस प्रशासन आपके साथ है, और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और पत्थरबाजी नहीं करें। जी, निश्चित तौर पर अपनी भावनाओं को काबू में रखें, क्योंकि ये भावनाएं तो गुजर जाती हैं। जब नुकसान का आकलन होता है तो आपका लगता है कि आपका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, ये बड़ी खबर है, और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनके लिए भी हम ये बताना चाहेंगे। कानपुर में 2 पक्षों में इस समय जमकर पत्थरबाजी हुई है। ये कानपुर का इलाका है, भन्नानपुरवा इलाका है, जहां पर सड़क पर इस वक्त पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची है, और लगातार हम भी इस बात की अपील कर रहे हैं कि न्यूज एक गंभीर चैनल होने के नाते, और हमारे साथ में पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष पांडे जी ने भी अपील इस बात की है कि आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है आपके और हमारे लिए, दोनों के लिए भी, क्योंकि ये माहौल तो गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब आकलन होगा तो हमारा और आपका दोनों का ही नुकसान बहुत जबरदस्त होगा। इसलिए अपने को बचाना चाहते हैं तो आप शांति व्यवस्था कायम रखें। बहरहाल इस वक्त हमारे संवाददाता गौरव मौजूद हैं। गौरव, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या खबर आपके पास में, किस जगह पर आप मौजूद हैं इस समय, और क्या कुछ आप स्थितियां देख रहे हैं जो आपके आंख के सामने दिख रहा है? जी मनीष जी, इस टाइम कानपुर के ये भन्नानापुरवा लोकेशन पड़ती है, वहाँ पे मौजूद हूँ। स्थिति जहाँ अभी कुछ देर पहले देखी गई थी कि सामान्य होती आप ये दिख रही थी, और पुलिस प्रशासन ने और कुछ बड़े बुजुर्गों ने जहाँ पे पब्लिक को समझाया था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने भन्नानापुरवा मोड़ पे जो एक मंदिर है उस पे विशेष तौर पे मतलब बवाल को उत्तेजित करने के लिए वहाँ पर कुछ आपत्तिजनक हरकतें करी हैं। आपत्तिजनक हरकतें करने से जिससे यहाँ पे बवाल भड़का है, और पूरी सड़क इस टाइम पत्थरों से पट चुकी है और स्थिति बिल्कुल बेकाबू है। पुलिस प्रशासन की भी भूमिका इसमें बहुत ही कमजोर दिख रही है, क्योंकि जब स्थिति सामान्य हो रही थी पुलिस प्रशासन को अपना बल मजबूत करना चाहिए था ताकि स्थिति काबू में आ सके, लेकिन पुलिस प्रशासन बहुत देर से आया। अब यहाँ पे पीएसपी इस टाइम बुलाई गई है, पीएसपी ने आके कुछ हालात थोड़े बहुत काबू हुए हैं, लेकिन यहाँ पे चमनगंज साइड से कई राउंड फायर भी ठोके गए हैं। मनीष जी, हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे गौरव कि भन्नानापुरवा का ये पूरा मामला है, कहां से कहां तक तनाव पूरा फैला हुआ है आपके हिसाब से, आपकी नॉलेज में क्या कुछ खबर है? तनाव का माहौल कहां से कहां तक है? ये तनाव का माहौल सुबह जो जरीब चौकी या दर्शनपुरवा से शुरू हुआ था, इस टाइम तनाव का माहौल जो आज चंद्रिका देवी लोकेशन हो गई, भन्नानापुरवा लोकेशन हो गई, ये पॉइंट ज्यादा ही संदिग्ध दिख रहे हैं। और भन्नानापुरवा में इस टाइम बिल्कुल पीएसपी ने पूरा इस टाइम आके काबू कर लिया है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे स्थिति समान है, और काफी पुलिस बल मौजूद है और पीएसपी टीम मौजूद है। ऊपर से पथराव उनपे हो रहा है, लेकिन वो सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पीएसपी यहाँ पर उपस्थित हुई है, पीएसपी आई है यहाँ पर। जी गौरव, हम आवाजें हमें मिल पा रही हैं, हम सीटियों की आवाज सुन रहे हैं, शोर भी सुन रहे हैं। गौरव, पहली बात तो ये कि आप अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि
कुछ कह नहीं सकते कि कहां से कौन सी क्या अप्रिय वारदात हो जाए। इसलिए जब आप हमारे दर्शकों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति भी है कि आप जो है अपना ख्याल यहां पर रखें। और एक चीज हम और जानना चाहेंगे आपसे, जब ये माहौल शांतिपूर्ण हो गया था, उसके बाद वो पहली घटनाक्रम क्या हुआ जिसके चलते ये माहौल वहां पर बिगड़ा, और जिस समय ये अप्रिय वारदात हो रही थी क्या उस वक्त वहां पर फोर्स मौजूद नहीं थी? गौरव, मनीष जी, पुलिस प्रशासन की इस पे बहुत ही भूमिका कमजोर दिखाई दे रही है। जब स्थिति सामान्य हो रही थी, जब स्थिति सामान्य हो रही थी, सामान्य होने के बाद यहाँ पे उनको प्रशासन को अपनी मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने कोई भी पीएसपी को यहाँ पे बुलाया नहीं। सिर्फ पुलिस बल की मौजूदगी में वो भी मूक दर्शक बने खड़े थे और पत्थरबाजी की और कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। जब स्थिति बिल्कुल असामान्य हो गई इस वक्त, और कई पुलिस वाले उस पर चोटिल हुए हैं पत्थरबाजी में भी, और जब कई पुलिस वाले चोटिल हुए इस समय पीएसपी ने आके हालात को काबू करा हुआ है और कई राउंड यहाँ पे चमनगंज साइड से फायरिंग भी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी था गए हैं। ये आप अगर आवाज सुन सकते हैं तो अभी सुनिए, कुछ आवाजें इस तरह की आ रही हैं जो गोली और बम से को दर्शाती हैं। और ये देखिए मनीष जी, मैं आपको अभी हमारे कैमरामैन से बोल सकता हूँ दिखाने को, लेकिन स्थिति यहाँ पे बहुत ही असामान्य है। जी निश्चित तौर पर गौरव, हमें आवाजें सुनाई पड़ रही हैं और हम जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनकी भी आवाजें सुन पा रहे हैं, शोर भी हमें सुनने को मिल रहा है, सीटियों की आवाजें, विसिल की आवाजें हमें सुनने को मिल रही हैं। गौरव, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि कानपुर के और जो इलाके हैं क्या उनमें स्थिति शांतिपूर्ण है या तनावपूर्ण है, या वहां पर भी कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं? गौरव, मनीष जी, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से अभी पिछला जो जहाँ पे माहौल खराब हुआ था वहाँ स्थिति सामान्य हो गई थी, और सामान्य होने के बाद यहाँ पे भी सामान्य हो गई थी। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जो समाज में आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, ये उनके द्वारा की गई कमियां हैं, जिससे ये माहौल इस टाइम बहुत ही असामान्य हो गया है और बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है। ये देखिए, ये आप मनीष जी, अभी पुलिस की तरफ से भी फायर झोंके जा रहे हैं चमनगंज साइड को, पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हो रही है, और उनके पब्लिक, उधर की पब्लिक, दूसरे पक्ष की, दूसरे समुदाय की पब्लिक भी उधर से पुलिस पे हमला बोल रही है। जी गौरव, आप हमें आंखों देखी तस्वीर जो पेश कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप दूसरे तरफ की भी आप बताएं और पुलिस की फोर्स कहां पर है इसके बारे में भी बताएं। आप जानकारी हमें देते रहें गौरव। जी धन्यवाद, शुक्रिया। तो गौरव हमारे साथ हमारे संवाददाता जो अभी भंडानापुरवा इलाके के मामले के बारे में पूरी तफसील से पूरी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने बताया किस तरीके से जो अभी हरकत जो जनता है वो भी कर रही है, एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोग कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, क्या कोई भय नहीं रह गया है, जिसको हम कानून का राज कहते हैं, जिसको हम कानून का भय कहते हैं, प्रशासन का एक भय कहते हैं? ऐसा लगता नहीं फिलहाल, जैसा कि हमारे संवाददाता अभी हमें खबर दे रहे थे। महेश चंद द्विवेदी जी मौजूद हैं। महेश चंद जी, आपके पास में एक पूरी खबर पहुंची होगी, और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एक तरफ से बवाल चल रहा है और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। आखिरकार ये पुलिस वाले दुश्मन तो है नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जो ये करने वाले हैं वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि उनके ही रक्षा के लिए पुलिस वाले हैं, ये क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर? इसकी बुनियाद में क्या है? क्या लगता है कमी कहां पर है? इसमें सिर्फ यह है कि असामाजिक तत्वों का मनोबल वर्तमान में बढ़ा हुआ है, और प्रशासन का और जो अच्छे व्यक्ति हैं समाज के हित में जो काम करना चाहते हैं उनका मनोबल गिरा हुआ है, ये दर्शाता है। अब इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं ये तो हिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं किस लिए ऐसा होता है, लेकिन वर्तमान में यही स्थिति है कि असामाजिक तत्वों का, इसीलिए सन 12 में बहुत से राइट्स हुए, अभी कुछ दिन पहले भी राइट्स हुए थे, और फिर आज फिर ऐसी स्थिति आ गई है। तो जब तक शासन और प्रशासन और जो समाज के अच्छे लोग हैं या जो समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं वो ये दृढ़ निश्चय नहीं कर लेंगे कि हम असामाजिक तत्वों को दबा के रखेंगे और अच्छे लोगों को मनोबल बढ़ाएंगे, तब तक ऐसी स्थिति रहेगी। जी, ये दुर्भाग्य की बात है कि लगातार। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अनुज हैं कानपुर से। अनुज, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? साहब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, आशुतोष जी हैं क्या अभी वहाँ पर, या वो चले गए? आशुतोष जी जा चुके हैं, चूंकि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हुआ तो वो यहाँ से जा चुके हैं, और उनके लिए जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही थी वहां पर जहां पर अशांत हो रहा था माहौल, तो वो जा चुके हैं हमारे यहाँ से, और वो इस समय फील्ड में पहुंच चुके हैं।
मेरा सवाल साहब ये था प्रशासन से जी कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी हिंदू त्योहार में इस तरह से जो कानपुर शहर को ब्लॉक कर दिया गया, चारों तरफ से ट्रक लगा दिए गए, निकल नहीं सकते, बैरिकेडिंग लगा दी गई, वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जो ट्रक के नीचे से निकल के आदमी जाता है, वो 10 गालियां देता है और मन में सोचता है कि अगर इस तरह की एक पक्ष के लिए इस तरह से किया जा रहा है तो ये हिंदुओं के लिए तो ऐसा नहीं होता ना। आखिर एक समुदाय के लिए क्यों करते हैं ऐसा ये लोग? ये सवाल था हमारा भी, ये सवाल था कि एक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहता है, और चूंकि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हुआ इसलिए आशुतोष जी की जवाबदेही वहां पर थी और इसलिए वो यहां से तुरंत निकल गए हैं। तो अब ये सवाल हमारा अनुत्तरित रह गया है। हम चाहेंगे कि अगर इसका जवाब महेश चंद्र द्विवेदी जी दे पाए। महेश चंद्र जी, ये सवाल दर्शक ने पूछा है और ब्रेक से जाने से पहले भी पूछा था कि जब आप एक समुदाय विशेष के लिए, एक धर्म विशेष के लिए आप ट्रक लगा देते हैं, बंद कर देते हैं और ट्रक के नीचे से होकर निकलना पड़ता है तो बहुत अपशब्दों का प्रयोग करता है, वो मन में फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसा तमाम दूसरे धर्म के प्रति ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखता है और हमने देखा भी है कि ऐसा होता भी है। अगर हम आज की घटना का जिक्र कर लें तो भी ऐसा हमें देखने को मिला है और इसीलिए यह सवाल हमारे दर्शक ने कहा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जन भावना तो स्थिति ऐसी है या जनता में ऐसा विश्वास है कि प्रशासन पूर्णतः पक्षपात रहित होकर काम नहीं कर रहा है। ये ऐसी भावना है और ये भावना आक्रोश पैदा करती है और वही आक्रोश ऐसे अवसरों पर निकलता है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि कानपुर में क्या एग्जैक्टली क्या स्थिति थी और क्यों ऐसा करना पड़ा, लेकिन ये जन भावना है प्रदेश में कि प्रशासन एक तरफ को झुकाव के कार्य करता है जिसकी तरफ से दूसरी तरफ को रोष पैदा होता है। निश्चित तौर पर ये रोष जब ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं जहर का काम करता है, तेजाब का काम करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विपिन, हमारे एक दर्शक और मौजूद है कानपुर से। विपिन जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा कहना यह है कि कल मैं वैसे जरीब चौकी से आ रहा था, ठीक है, पूरा ब्लॉक था, मतलब मुझे जरीब चौकी से नवाबगंज पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लग गया। तो यह जो सारी चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं हमें दिक्कत प्रदान करती है, जबकि हमारे जो कोई हिंदू धर्म का कोई भी पर्व होता है, त्योहार होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इतना ब्लॉक किया जाए। इत्तेफाक रखते हैं हम आपकी बात से, क्योंकि ये आप स्वयं भुक्तभोगी हैं और आप स्वयं कह रहे हैं कि जरीब चौकी से नवाबगंज का रास्ता अगर हम देख लें तो 15 मिनट का रास्ता है और अगर आपको 2.5 घंटे लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह फ्रस्ट्रेशन होती है और ये तनाव होता है। और अगर ऐसा ही है तो फिर कहीं अलग जगह व्यवस्था करवाई जाए। अब से ऐसा होने लगे कि शहर के अंदर कोई कार्यक्रम हो ही ना, शहर के बाहरी कार्यक्रम हो, कम से कम शहर के लोगों को परेशानी तो ना झेलनी पड़े। धर्म का आचरण है, आप करिए, खूब करिए, लेकिन ऐसा ना हो। राहुल रस्तोगी जी, क्या आप इनकी बात से आप सहमत हैं? आपको लगता है कि इस तरह की पक्षपातपूर्ण रवैया प्रशासन का रहता है? वो किसी की भी सरकार हो, सरकारों की बातें नहीं है। कहीं ना कहीं पक्षपात तो है ही है जो देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पिछले कई वर्षों पहले दुर्गा पूजा नहीं हुई, मुहर्रम नहीं हुए और धर्मों के कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन ये भी कहना, थोपना जो है वो बिल्कुल एक तरफ से थोपना नहीं चाहिए पुलिस प्रशासन के ऊपर कि गलती उनकी है या उनकी ओर से कमियां हैं। कहीं ना कहीं जनता द्वारा भी, कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं को भी इस बात पे विचार करना होगा कि इतना ज़्यादा सड़कों पे ही प्रदर्शन क्यों? इनके लिए कोई स्थान, कोई शहर के बाहरी कोई जगह, कोई अलग रूट इनके लिए तय किया जाना चाहिए। जो समाज के लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, सब अपने अपने मजहब के जो भी लोग हैं, उनको अपना अपना बाहर कहीं सिटी के आउट में इसको कार्यक्रमों को या प्रदर्शन को या धर्म के लिए बाहर वो जा रहे हैं तो उसको धार्मिक कार्यक्रमों को करना चाहिए। जी, ये सवाल जब आप कह रहे हैं, ये जो बात आपने कही राहुल रस्तोगी जी, मुझे लगता है कि जब आप ये बात कह रहे हैं तो अब एक जहन में हमारे भी सवाल आ रहा है कि जिस तरीके से हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी मुझे लगता है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। महेश चंद्र द्विवेदी जी, हम आपके पास में आएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। भंडानापुरवा से एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें। बड़ी खबर भंडानापुरवा इलाके से ही है। संगीत सिनेमा के पास में
बमबाजी हुई है, फोर्स ने भीड़ को खदेड़ा है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची है और आखिरकार पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर तनाव का माहौल बना हुआ है और इसमें कई लोगों के घायल होने की बात आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव इस समय मौजूद हैं कानपुर से। गौरव, आपके पास क्या जानकारी है इस वक्त? मनीष जी, आपको बता दें कि अभी तक जो स्थिति यहाँ पे तनावपूर्ण जिससे बेकाबू हो रही थी, अभी कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन ने कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े हैं यहाँ पे भीड़ को तितर बितर करने के लिए, और एडीएम सिटी ने आके अकेले एडीएम सिटी ने आके यहाँ पे मोर्चा संभाला है और जिससे स्थिति नियंत्रण में हुई है। और एडीएम सिटी के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में उनका हमला भी घायल हो गया, उसको भी चोट आ गई है। और फिलहाल स्थिति यहाँ पे इस टाइम पुलिस प्रशासन चौराहे में पूरी तरह से मौजूद है और भीड़ इस टाइम दिख नहीं रही है और स्थिति काबू में कुछ देर के लिए समझ में आ रही है। क्या आपको लगता है गौरव कि वहां पर भी कुछ पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी? आपकी नजर में क्या है घटनाक्रम? भीड़ को काबू करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं पुलिस के ऊपर, जब उधर से जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करी गई है और पत्थरबाजी करी गई है। भीड़ बेकाबू हो रही थी। बेकाबू करने के लिए एडीएम सिटी ने आके पूरा मोर्चा संभाला है और एडीएम सिटी ने आके पूरा यहाँ पे स्थिति को सामान्य करने की पूरी कोशिश करी है और उनकी दिलेरी की वजह से ये जो स्थिति असामान्य हो रही थी उसको उन्होंने काबू पाया है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव भी जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता सुनील गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सुनील, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप किस जगह पर हैं और आपके सामने क्या कुछ दिख रहा है? आपके पास खबरें क्या क्या हैं, हमें बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं। सुनील, इस समय मैं जरीब चौकी पर हूँ, क्योंकि जिस जगह पर जहाँ पे दर्शन पूर्वा से विवाद की जड़ शुरू हुई थी वहाँ तो हालात पूरी तरीके से सामान्य है, लेकिन जो जरीब चौकी है उसके साथ में जो संगीत सिनेमा के पास में जो चमनगंज इलाका और अनवरगंज इलाका, यहाँ पे इसमें हालात बेकाबू से होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से संगीत चौकी की बात करें तो यहाँ पर इस समय जो दोनों वर्गों के लोग हैं आमने सामने आ गए, दोनों की इस तरह से पथराव हुआ। उसमें कुछ लोगों ने फायरिंग भी की, उसमें कुछ लोगों ने बमबाजी भी की। हालांकि सीआईएसएफ उसके तमाम जवान मौके पर पहुंच गए, एडीएम खुद पहुंचे हुए हैं, उन्होंने लोगों को समझा बुझा के हालात सामान करने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान जो विधायक इरफान सोलंकी जरीब चौकी पहुंचे थे, जैसे उनके बाद उन्होंने जिस तरह जबरियां उन्होंने कहा कि नहीं ताजिया निकलवाई जाए, और जैसे ही एडीएम में लोडर में लगवा के ताजिया निकलवाई है तो कहीं ना कहीं एक दो बात कहें तो जब ये विधायक इरफान सोलंकी मौके पहुंचे उसके बाद से हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। कि विधायक ने जिस तरीके से डीएम ने और एसएसपी ने मामले को संभाल लिया था कि न अभी ताजिया नहीं निकलेगा और ताजिया निकालने का कार्यक्रम भी पोस्टपोन लगभग कर दिया गया था, लेकिन जब इरफान सोलंकी के हस्तक्षेप के बाद जब जबरदस्ती ताजिया वहां निकाला गया उसके बाद से ये हालात बेकाबू हुए और भीड़ ने ताजिया पर पथराव किया। उसके बाद जो पथराव का सिलसिला वो लगातार बढ़ता ही जा रहा। ताजिया जिस इलाके से निकले वहाँ पे पथराव हुआ और वहाँ से दोनों तरफ से इसमें हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी हैं। डीएम एसएसपी हालांकि मौके पर हैं, लेकिन किसी के भी काबू में आते नजर नहीं आ रहे। जो दर्शक हमारे कानपुर की भौगोलिक रूपरेखा से वाकिफ नहीं है, हम चाहेंगे कि आप जो थोड़ा सा तफसील से बताएं कि जो भन्नानपुरवा का इलाका है जहां पर अभी हमारे संवाददाता गौरव खड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे थे, आप जरीब चौकी पर खड़े हुए हैं, आपस में कितनी दूरी है? और गौरव ये बता रहे थे कि एडीएम सिटी वहां पर मौजूद थे और उनकी दिलेरी से वहां पर चीजें कंट्रोल में आई। आपने कहा कि एडीएम सिटी यहां पर भी मौजूद थे, तो जरा आप थोड़ा सा क्लियर करें कि एडीएम सिटी कहां पर है इस वक्त और जो आपके बीच की दूरी है वो कितनी है? तनावपूर्ण माहौल जो है वो किस इलाके में कहां तक फैला हुआ है? थोड़ा सा उन दर्शकों के लिए जो कि कानपुर से बाहर के हैं, जो कि भौगोलिक स्थितियों को नहीं जानते हैं। सुनील, जो कि कानपुर से बाहर के निकल चुके थे वो वहाँ पे संगीत टाकीज पहुंचे में जैसे उनको पथराव की सूचना मिली वो संगीत टाकीज पहुंच गया। संगीत सिनेमा के पास में उनको पथराव होने की जानकारी वो पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे लोगों से बातचीत करके हालात को काबू करने का प्रयास किया। उसके साथ जब चमनगंज इलाका है सूरत में सीसाओं बाजार है उसको बंद करा दिया गया। उससे कुछ ये सारे जो इलाके हैं ये कुछ जरीब चौकी से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर हैं। तो जब तक जो ताजिया वहाँ निकला जो लोग सड़कों पर आ गए उनको काबू करने को लेकर के
फिलहाल जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है और जो बाजार है सीताओं बाजार वो भी बंद करा दिया गया, दर्शनपुरा का बाजार भी बंद करा दिया गया, आसपास का जो गुमटी का बाजार है, बड़ा बाजार, वो भी बंद करा दिया गया है। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो जो दर्शनपुरा जहाँ से विवाद शुरू हुआ था वहाँ पे तो सामान्य, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं वो उनसे जो आज वहाँ पे पहुंची है वहाँ पे हालात काफी बेकाबू से होते नजर आ रहे हैं। सुनील, जो जानकारी आ रही थी उसमें यह भी था कि संगीत सिनेमा के पास में फायरिंग हुई है और जो फायरिंग हुई है उसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं, पथराव जो हुआ है उसमें भी घायल हुए हैं। हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत टाकीज के पास में किस वक्त फायरिंग हुई, क्यों फायरिंग हुई और जो घायल हुए हैं वो इस वक्त कहां पर हैं? अब से करीब 15 मिनट पहले वहां पर फायरिंग हुई थी और उसके बाद बम भी वो चले, लेकिन जो घायलों की बात करें तो घायल अभी तक कोई स्थिति पता नहीं है, लेकिन जो पुलिस वाले भी घायल, उनके भी पुलिस वालों को भी घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग घायल हुए हैं, कई लोग जिन्होंने पथराव किया था पुलिस ने मौके से उन 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त नहीं है कि अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएं। राहुल रस्तोगी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। और महेश चंद्र द्विवेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने अनुभव से बहुत सारी बातें बताई कि आखिरकार ये बवाल क्यों हो रहे हैं और इन समस्याओं का समाधान क्या है। बहुत शुक्रिया आपका महेश चंद्र द्विवेदी जी। तो फिलहाल उम्मीद इस बात की कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश शांत हो और निश्चित तौर पर जो एक आम आदमी की चाहत होती है कि 2 वक्त की रोटी आराम से खाए और एक 7 या 8 घंटे की नींद अच्छी तरीके से ले पाए, कम से कम उसमें कोई खलल ना पड़े। इसलिए हम सबका ये योगदान होना चाहिए कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें और माहौल को शांत रखने में हम अपना भी योगदान दें, अपनी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना दें जिससे कि तनाव फैले। दीजिए इजाजत, नमस्कार।